Hello everyone, welcome to back Ved Nursing Classes. Today I am discussing about environment. ये हमारे जो सब्जेक्ट है डियर साइकोलॉजी के सेकेंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी और बिहेवियर। हम हेरिडेटरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एनवायरमेंट से रिलेटेड हम पूरी देखेंगे इस वीडियो में। कभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। जितने भी नर्सिंग से सब्जेक्ट है डियर, फर्स्ट ईयर में आपको बीएससी नर्सिंग एंड सेमेस्टर वाइज हो गया होगा बीएससी नर्सिंग तो उसमें, या फिर जीएनएम फर्स्ट ईयर की, तो उन लोग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में दिया गया है, शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर में डियर। द चाइल्ड inherits the traits and characteristics of his parents and forefathers through gene at the time of conception. Therefore, what the possesses at the time of conception is all due to heredity. ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड इनहेरिटेंस यानी कि ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी जो आपका हिंदी में थोड़ा सा है कि गर्भाधारण जो होता है, गर्भाधारण के समय बच्चे को जीन के माध्यम से अपने माता पिता और पूर्वजों के गुण और विशेषताएं विरासत में मिल जाती हैं। हेरिटेड का मतलब, इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है कि गुण उनका क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है घर में तो चलता आ रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, उनके घर में किसी तरह की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, किन्हीं को है पहले में, तो बात पीढ़ीदार चलते रहेगा। ये चीजें हैं। देन उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि इसलिए गर्भाधारण के समय उसके पास जो कुछ भी होता है वह सब अनुवांशिकता के कारण होता है। ठीक है, therefore what the processes, यहाँ पे दे दिया गया what the processes at the time of conception is all due to किसकी वजह से, heredity की वजह से। ठीक है, after conception how he develop is the outcome of the interactions between his heredity and environment after conception, यानी कि गर्भधारण के बाद, कंसेप्शन के बाद ये चीज बताया कि वह कैसे विकसित होता है। और ही डेवलप यानी कि कैसे विकसित होगा, कैसे डेवलप करेगा। आपका क्या इंटरेक्शन बिटवीन किसके साथ में, हेरिडिटी एंड आपका इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के बीच बातचीत का परिणाम है। ठीक है, यह उसकी अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच का क्या है, बातचीत का एक परिणाम है। देन उसके बाद यह क्या, दी फोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंट bring to play their part and influences the growth and development of an individual right from the time of fertilization of the ovum by the sperm। यहाँ पे ये दिया गया है कि शुक्राणु आपका स्पर्म और क्या है, दोनों चीजें दिया गया है। देखिएगा डियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हो रहा है, इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रहा, निषेचन जिसे कहते हैं। ठीक है, देन ऑफ द ओवम बाय द स्पर्म, यहाँ पे दिया गया शुक्राणु द्वारा डिम के निषेचन के समय से ही पर्यावरण की शक्तियां अपनी भूमिका निभाना शुरू कर देती हैं और किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को क्या करती हैं, ये प्रभावित करती है। क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति का बताया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम, ओवम बाय द स्पर्म के द्वारा, ओवम और स्पर्म जब मिल रहा है तब। ठीक है ना, तो ये आपका इसमें थोड़ा थोड़ा देखना है इंट्रोडक्शन के टाइप में। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में देखिएगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड ईयर, इन्वायरमेंट कवर द सोशल, यहाँ पे क्या है, सोशल, moral, economical, political, physical and intellectual factors which influences the development of the individual from time to time। environment cover कर रहा है किसको किसको, सोशल, सोसाइटी, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स का डेवलप होगा, विकसित होगा सबका अपना अपना, फ्रॉम कब, टाइम टू टाइम, यानी कि अपना समय से। ठीक है, तो ये आपका इन्वायरमेंट के अंदर में थोड़े राइट डाउन आपको करना होगा। डेफिनेशंस में क्या है, द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट दिस हिज जीन। यहाँ पे डेफिनेशन इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट है डियर। यहाँ पे ये बताया कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट करेगा बट इंडिविजुअल करेगा, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ना, एक को छोड़कर, हिज जीन। ठीक है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को उसके जीन को छोड़कर प्रभावित करता है, वह सब कुछ है ना, एवरीथिंग दैट अफेक्ट करेगा सभी को, लेकिन ये किसको छोड़कर, जीन को छोड़कर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हमारा देखिएगा, ये जो डेफिनेशन दिया गया किनके थ्रू दिया गया है, देखिएगा बोरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लैंगफील्ड एंड वेल्ड के अनुसार।
नेक्स्ट हमारा किन के अनुसार है, वुडवर्थ के अनुसार। दो डेफिनेशन तो लिखना ही होता है डियर, जब भी 2 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं तो। इन्वायरमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर that have acted on the individual since the begin life। यानी कि देखिएगा इसके अनुसार क्या कहा कि पर्यावरण उन सभी बाहरी कारकों को शामिल करता है जिन्होंने जीवन शुरू करने के बाद से व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। जीवन शुरू करने के बाद से क्या कर रहा, व्यक्ति के ऊपर क्या कर रहा, प्रभाव डाल रहा है। ये डेफिनेशन इसकी और वर्थ के अनुसार है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपका एनवायरमेंट का, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इंडिविजुअल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फर्स्ट वन इज क्या, इंट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट। सेकेंड वन इज इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट। थर्ड वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर में है और क्या दिया गया है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड 3 टाइप्स के हैं, ये चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। इंट्रासेल्युलर अंदर की ओर, इंट्रायूट्राइन यूट्राइन की ओर, एंड एक्सटर्नल यानी बाहर की ओर। ठीक है, तो ये 3 आपका जो दिया गया है आपका टाइप्स वो एनवायरमेंट के अंदर में है। फर्स्ट वन इज क्या, इंट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट। इसके अंदर में क्या, इट रिलेट्स टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें क्या हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। द साइटोप्लाज्म इन द इंट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट बिकॉज द जीन्स सराउंडेड बाय इट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एन टर्न इन्फ्लुएंसेस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन आल्सो प्रोड्यूस करेगा किसमें, इंट्रासेल्युलर इन्फ्लुएंसेस। मेनी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज देखिएगा यहाँ पे आर द रिजल्ट ऑफ ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव इंडोक्राइन फंक्शन। मेनी कंजेनाइटल, जो भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज हो रहा है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे में, उसमें क्या हो रहा है, रिजल्ट जो दे रहा है आपका ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव इंडोक्राइन फंक्शंस। ये आपके इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर में आया। देखिए इसमें ये चीजें दिया गया डियर की रिलेटेड टू एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। जो भी एम्ब्रॉय डेवलप करेगा इसमें, तो यह भ्रूण के विकास से संबंधित है। किसका, बच्चे के विकास से क्या संबंधित है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आपको, साइटोप्लाज्म इज द इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, यानी कि ये अंतर कोशिकीय वातावरण में होता है। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म बिकॉज द जीन सराउंडेड बाय इट आर इन्फ्लुएंसेस बाय एन टर्न इन्फ्लुएंसेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या बताया आपको कि साइटोप्लाज्म इज इंट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट बिकॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि बिकॉज द जीन्स होता सराउंडेड बाय इट आर इन्फ्लुएंस, जो करेगा जो प्रभावित होगा बाय एंड इट टर्न इन्फ्लुएंसेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है आपका विशेषताएं। ठीक है, क्योंकि इससे घिरे जीन प्रभावित होते हैं और बदले में क्या करते हैं, इसकी विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, जीन क्या होता है, सराउंडेड होता है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है आपका टर्न इन्फ्लुएंसेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन आल्सो प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन भी अंतर कोशिकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। देखिए उसके बाद इसमें मेनी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज देन एज द रिजल्ट ऑफ ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव एंडोक्राइन फंक्शंस। यानी कि इसमें कई जन्मजात विकृतियां जो होते हैं, जन्म के समय प्रॉब्लम जो होता है बच्चे लोग को, देखते होंगे वोट कटा रहता है, क्लैप लिट क्लैप पैरट है ना, स्पिना बिफिडा, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये सारे जो समस्या होते हैं, या तो आपका क्या रहेगा, अति सक्रिय रहेगा या कम सक्रिय रहेगा, ओवर एक्टिव या फिर अंडर एक्टिव। ये आपका कार्य का परिणाम होती है। ये इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर में आया डियर। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका बात करेंगे आपका आपका इंट्रा यूट्राइन। इट शेल्टर्स द बेबी ड्यूरिंग प्रीनेटल लाइफ। प्रीनेटल का मतलब ही बताया, 37 वीक से पहले पहले जो बेबी का जन्म हो जाता है, प्री मैच्योरिटी या प्रीनेटल है ना। इन द ऊम्ब द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म surrounded by amniotic fluid and attached to the mothers by the umbilical cord। यहाँ पे किसके आसपास रहेगा, surrounded by amniotic fluid। ठीक है, mothers by umbilical cord। जो बेबी होते हैं ना, एमनियोटिक फ्लूइड होता है एक फ्लूइड, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, बेबी होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। एंड अटैच किसके साथ है, मदर की एम्बिलिकल कोड के साथ अटैच रहता है।
Thus, growth of the embryo depends on the nourishment provided by the mothers, the physiological and psychological state of the mother during pregnancy, her habits and interests, etc. All influences the development of the child. यहाँ पे सभी जो प्रभाव पड़ेगा विकसित होने में किसका, बच्चे का, जैसे आफ्टर बर्थ द चाइल्ड इज एक्सपोज टू द न्यूमरस इन्वायरमेंटल फोर्स विच आर प्योरली एक्सटर्नल इन नेचर। ये सारे के सारे क्या होता है, प्योरली एक्सटर्नल नेचर में होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी किस में आ गया, आपका इंट्रा यूट्राइन, आपका इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि बेबी और मदर से रिलेटेड यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे ये बताया डियर कि सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड एंड अटैच्ड टू द मदर बाय द अम्बिलिकल कोड, यानी कि एमनियोटिक द्रव से क्या होता है, घिरा हुआ, और गर्भनाल द्वारा माँ से क्या होता है, जुड़ा हुआ है ना। ये अम्बिलिकल कोड जो होते हैं ना, ये कोड्स होते हैं, जब भी देखेंगे डिलीवरी के टाइम में कोड आते हैं, ये आपका मदर्स के साथ अटैच रहता है। इस प्रकार का देखिएगा, दस ग्रोथ ऑफ एम्ब्रॉय डिपेंड्स ऑन द आपका नरिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द मदर्स, यानी कि इस प्रकार का भ्रूण का विकास माँ द्वारा दिए गए पोषण पर निर्भर करता है। नरिशमेंट्स यहाँ पे देखिए प्रोवाइड्स कर रहा है बाय दी, किसके द्वारा, मदर्स के द्वारा, बच्चे को मदर्स के द्वारा ही मिलेगा। नेक्स्ट में आपका द फिजियोलॉजिकल एंड आपका साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि आपका क्या है कि गर्भावस्था के दौरान माँ की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, है ना, शारीरिक आपका फिजियोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस स्थिति में उसकी क्या होती है, आदतें और रुचियां आदि सभी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। स्टेट ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हर हैबिट्स जो होता है, इंटरेस्ट, एटीसी, ऑल इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये क्या होता है, ये जन्म के बाद भी बच्चा कई पर्यावरणीय शक्तियों के संपर्क में आता है, जो पूरी तरह से क्या होता है, बाहरी प्रकृति की होती हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ किसके अंदर में, इंट्रा यूट्राइन एनवायरमेंट के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल यानी कि बाहर, जैसे ही बच्चा बर्थ हुआ, या फिर ऐसे भी समझिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स। कौन कौन से आपका है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, और साइको सोशल एनवायरनमेंट है। थ्री एनवायरनमेंट है इसके अंदर में, जो कि तीनों को आपको राइट डाउन करना होगा। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर में क्या, नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइक जैसे यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, एयर, हाउसिंग, सॉइल, क्लाइमेट, हीट, लाइट, रेडिएशन, ये सब हमारा किसमें जा रहा है डियर, फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर में। इसको बस यहाँ तक याद रखिएगा, नॉइज इटीसी फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट हमारा क्या है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जिसमें क्या है, इट रेफर टू द लिविंग कंपोनेंट ऑफ मैन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एक में हमने क्या देखा, नॉन लिविंग थिंग्स, नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। लिविंग के बारे में, इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी कि जो सांस ले रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिविंग थिंग्स के अंदर में दिया गया है। इट इज नेसेसरी दैट द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू ग्रो इन अ गुड, नेसेसरी है, जरूरी है बच्चे को क्या करना, अलाउड देते हैं ग्रो करने का। कोई भी है छोटा रहता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करके बड़ा होता है, ग्रोथ होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़ा होता है। हेल्दी भी रहना, हेल्दी बायोलॉजिकल स्वास्थ्य एनवायरमेंट, ठीक है ना। द चाइल्ड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द डिजीज कैरिंग जर्म्स, बैक्टीरिया, आपका वायरसेस, यानी कि बच्चे के बारे में क्या बताया डियर, केप्ट अवे फ्रॉम द डिजीजेस, आपको बीमारियों से क्या करना, बच्चे को दूर रखना चाहिए, जैसे कि कैरिंग जर्म्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस से आपको कैरी करके रखना, ये सबसे दूर रखना बच्चे को, ठीक है। ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आया। साइको सोशल एनवायरनमेंट के अंदर में क्या है डियर, देखेंगे थर्ड पॉइंट में, इट इंक्लूड्स कल्चर, देखिएगा वैल्यूज, कस्टम, आपका हैबिट्स, बिलीव्स, एटीट्यूड, ये सारे पॉइंट किसमें जा रहा है, आपका साइको सोशल एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है। रिलीजियंस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल, पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशन, एटीसी, ये हमारा साइको सोशल के अंदर में। पेरेंट्स देखिएगा, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, नाइबर्स, टीचर्स, मास कम्युनिकेशंस एंड आपका रिक्रिएशंस आल्सो आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस एनवायरनमेंट, इसमें ये सभी इंक्लूडेड रहेंगे। दिस डिफरेंट एनवायरनमेंट फोर्सेस हैव अ डिजायरेबल इम्पैक्ट अपॉन द फिजिकल, देखिएगा, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यहाँ तक इसमें आपको राइट डाउन करना है,
ठीक है, किसके अंदर में, साइको सोशल एनवायरनमेंट के अंदर में। इसमें आपको ये चीज इंक्लूड कर देना, इतना सारे पॉइंट आपको याद रहे या ना रहे, कुछ तो पॉइंट याद रहेगा, जैसे कि आपका कल्चर्स, वैल्यूज, कस्टम्स एंड हैबिट्स, उसका बिलीव्स, उसका एटीट्यूड, ये सारे पॉइंट तो याद रहेगा डियर। यहाँ तक नोट करने के बाद देन आपको जो जो यहाँ पे मार्क किया गया उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर में क्या, इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनवायरनमेंट अपॉन पोटेंशियल हाइट इज फाउंड among the first and second generation of Japanese people in the untitled estate the children are generally, ये सब कुछ आपको नहीं ध्यान देना है इसमें। अब हमारा यहाँ पे दिया गया इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरेक्शंस बिटवीन, इसके अंदर में क्या क्या इंटरेक्शन है किसके किसके पास, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर। यहाँ पे देखा जब फर्स्ट पॉइंट में जब का दिया गया है, द रिलेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम, देखिएगा डिफर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड फ्रॉम वन ह्यूमन ट्रेट ऑन कंडीशन टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे बताया कि जो भी इन्फ्लुएंसेस, जो भी प्रभावित होगा, जो भी प्रभाव होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के अंदर में, डिफर करेगा किससे, फ्रॉम वन, एक से या अदर से। ठीक है, फ्रॉम वन ह्यूमन ट्रेट से या फिर कंडीशन टू अनदर से। ठीक है ना, जो ह्यूमन की ट्रेट है एंड उसकी कंडीशंस है, दूसरे का क्या कंडीशन, क्या समस्या, क्या चल रहा है उसमें, क्या कौन सी कल्चर्स पे चल रहा है, दोनों से अलग रहेगा। दोनों कौन कौन, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा हेरिडिटी एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट फोर्सेस। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है, इंटरडिपेंडेंट फोर्सेस है। इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द, देखिएगा, आर्टिस्ट एबिलिटीज लाइक म्यूजिक। यहाँ पे क्या बताया आपका, इनहेरिटेंस क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट अपना डेवलप कर रहे, जो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका म्यूजिक में दे दिया ना, लाइक म्यूजिक। हेरिडिटरी देखिएगा सप्लाई लाइक पोटेंशियल टैलेंट होता है इसके अंदर में, वाइल जैसे फेवरेबल एनवायरनमेंट ब्रिंग इट आउट। तो ये दोनों पॉइंट के अंदर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस याद रखना होगा। नेक्स्ट आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, दोनों क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन शेपिंग एंड देखिएगा टेम्परेमेंट ऑफ द चाइल्ड, क्या है, परमानेंट ऑफ द चाइल्ड, temperament of the child. Heredity lays down the essential foundations, while environment can change this foundation for better or worse. नेक्स्ट हमारा क्या है, हेरिडिटी प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच आर पर्सन्स मेड, हाउ द मटेरियल इज मोल्डेड। यहाँ से डियर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ध्यान रखिएगा इस पॉइंट में, बस इतना ही आपको डिफर फ्रॉम में यदि आते हैं डिफरेंस या इंटरेक्शंस आता है हेरिडिटरी एंड आपका एनवायरनमेंट के अंदर में आता है, तो आपको 2-3 लाइनें राइट डाउन करनी होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, ब्रेन एंड बिहेवियर, यानी कि नर्वस सिस्टम, नर्वस एंड साइनेप्स, इसके बारे में हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों हम पॉइंट पे हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा, द एंटायर बिहेवियर इज इफेक्ट, जो प्रभाव पड़ रहा है, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग का मतलब कैसे कार्य कर रहा है, किसमें, नर्वस सिस्टम में। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा हाउ will behave in a particular situations, यहाँ पे किसी एक situations में कैसा behave करेगा, डिपेंड्स किसके ऊपर करेगा डियर, जजमेंट ऑफ द आवर ब्रेन, हमारा ये ब्रेन जज करता है। ठीक है ना, कि किस टाइम किसको क्या कहना है, या फिर मेरा ब्रेन क्या किस टाइम क्या काम कर रहा है। कुछ भी हम करने बैठते हैं या जो भी हम वर्क करने जाते हैं, सबसे पहले हमारा तुरंत दिमाग में जाता है, कोई भी चीज कैसे गर्म वगैरह होता है, छूते तो तुरंत हमारा हटा लेते हैं, या फिर कुछ देखते भी सामने से तो वहां से हट जाते हैं। तो सभी यहाँ पे कौन, ब्रेन का कमाल है। द सेंस इंप्रेशंस यहाँ पे दिया गया है, which are received through the sense organs do not bear any significance, not bear any significance unless they are given या meaning by the nervous system. लर्निंग ऑल्सो टू ग्रेट एक्सेंट टू कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, आपके सीखने की जो भी आपका ग्रेट एक्सेंट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, नर्वस सिस्टम। द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो करेगा, नर्व टिश्यू एंड नर्वस सिस्टम एज होल हेल्प इन द टास्क ऑफ प्रॉपर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट है 2-3 लाइन में आपको ध्यान से लिख देना, बाद में इसमें ज्यादा ये नहीं सोचना। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा इमोशनल बिहेवियर है, आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नर्वस सिस्टम, स्पेसिफिकली टाइम ऑफ एंगर। देखिए यहाँ से थोड़ा सा लिख दीजिएगा इसमें, एंगर, फियर एंड अदर इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग, जैसे कि आपका
Emotional, our birds nerve tissues causes the change in the secretion of hormone by some glands and consequently influences the emotional behavior of the individuals. बस इसमें से ज्यादा ये सारे पॉइंट थोड़ा सा आपको राइट डाउन करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है डियर आगे हम बता देते हैं इसमें क्या है। जैसे कि हम यहाँ बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्स द बॉडी माइंड इंटरेक्शंस वेरियस बॉडी फैक्टर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर में सबसे फर्स्ट वन इज क्या, इफेक्टर। फर्स्ट वन इज क्या, रिसिप्टर। सेकेंड में क्या, इफेक्टर। थर्ड में क्या, कनेक्टर। ठीक है, ये तीनों रिसिप्टर, कनेक्ट, इफेक्टर, कनेक्टर। रिसिप्टर यानी रिसीव करेगा, देन इफेक्ट का यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, कनेक्ट का मतलब कनेक्ट कैसा करे, एक दूसरे को जोड़ कैसे रहा। ये तीनों जो है आपका ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व टू द बॉडी माइंड। हम लोग फर्स्ट में बॉडी माइंड के बारे में अच्छे से देख लिए थे। इंटरेक्शंस, एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, वेरियस बॉडी फैक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा हमारा सेंस ऑर्गन, that is called receptors, muscle and endocrine glands, that is called effectors, the nervous system known as connecting or integrating mechanism। ये तीनों पे हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए डियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या देखे, ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्स द बॉडी माइंड इंटरेक्शंस ऑफ द वेरियस बॉडी फैक्टर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज रिसिप्टर, देन सेकेंड में फैक्टर, थर्ड में हमने देखा कनेक्टर्स। ठीक है, तीनों तीनों के तीनों देखे, जिसमें से सेंस ऑर्गन दैट इज कॉल्ड रिसिप्टर्स, मसल जो रहेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड रहेगा दैट इज कॉल्ड इफेक्टर्स, देन थर्ड में हमारा नर्वस सिस्टम नॉन एज कनेक्टिंग और आपका इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। ये तीन है जो कि आपको तीनों पे हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज रिसिप्टर यानी कि साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशंस, जिसके अंदर में क्या है कि बिहेवियर इन ऑल इट्स फॉर्म एंड शेप्स हैज डेफिनेटली a biological or physiological phase base. The behavior is based on the various stimuli present in the external environment and lying within our bodies. The stimuli in the form of various sensory experience are received by our sensory system known as receptors। सोच सकते हैं इतनी लंबा इसको डेफिनेशन दिया गया डियर कि हमारा बिहेवियर इन ऑल इट्स फॉर्म एंड शेप हैज डेफिनेटली बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेस, यानी कि देखिएगा अपने सभी रूपों और आकृतियों में व्यवहार का निश्चित रूप से एक जैविक या शारीरिक आधार होता है। सभी रूपों और आकृतियों में शेप हैज डेफिनेटली, फॉर्म एंड शेप है ना, फॉर्म एंड शेप हैज डेफिनेटली जो होती है क्या होता है, बायोलॉजिकल रहेगा, फिजियोलॉजिकल बेस पे रहेगा। द बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द वेरियस स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी व्यवहार बाहरी वातावरण में मौजूद और हमारे शरीर के भीतर मौजूद होंगे उसमें से क्या रहेगा, वेरियस स्टिमुलाई प्रेजेंट रहेगा एनवायरनमेंट में एंड लाइंग विद इन आवर बॉडी। ये चीजें दिया गया जो कि विभिन्न उत्तेजनाओं पर आधारित होता है। The stimuli in the form of various sensory experience are received by our sensory system known as receptor, यानी कि विभिन्न संवेदी अनुभवों के रूप में उत्तेजनाएं हमारी संवेदी प्रणालियों द्वारा प्राप्त की जाती है जिन्हें रिसेप्टर के रूप में जाना जाता है। क्या बताया कि स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सेंसरी एक्सपीरियंस, जो भी अलग अलग सेंसरी एक्सपीरियंस रहेगा आर रिसीव्ड बाय द आवर सेंसरी सिस्टम दैट इज नॉन एज रिसिप्टर। हमारे रिसिप्टर के अंदर में हो गया डियर। ठीक है, रिसिप्टर में क्या क्या है, इसमें एक्सटर्नल रिसिप्टर है जिसमें हमारे एक्सटर्नल के अंदर में क्या है, इसमें सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोग को देखना है। देखिएगा एग्जांपल में दे दी गया है यहाँ पे 5 सेंस ऑर्गन के बारे में, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। फर्स्ट देखिएगा सेंस ऑर्गन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, क्या आवर सेंस ऑर्गन हेल्प इन आपका assimilating knowledge of the world around us। each of the our sense organ has a distinct function of perform। ये सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑर्गन के बारे में डियर दिया गया, ज्यादा उतना नहीं देना देखना इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे when receptor are not functioning properly they lead to sensory defect और disorder, जिसमें से आपका विजुअल, ऑडिटरी, कुटेनियस और फैक्टरी, आपका गस्टेटरी एंड कैनेस्थेटिक डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर किसमें, when the receptor are not functioning, जब रिसेप्टर फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपर टाइप में तो सेंसरी डिफेक्ट करेगा और डिसऑर्डर जैसे कि विजुअल हो गया, आपका ऑडिटरी हो गया, कुटेनियस हो गया और फैक्टरी हो गया, गस्टेटरी हो गया एंड काइनेस्टिक डिसऑर्डर। ये सारे हैं आपका पांचों ये सेंस ऑर्गन के ही अंदर से रिलेटेड है डियर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इंटरनल रिसेप्टर जो है हमारा, फर्स्ट में मैं कह दे कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के अंदर में सेंस ऑर्गन देखे हम लोग। इंटरनल के अंदर में क्या, इंटरनल रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विद द इंटरनल स्टिमुलाई रहेगा, प्रेजेंट हमारा किसमें, हमारे बॉडी में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ, जैसे पेन हो गया, हंगर हो गया, नोजिया हो गया, तो ये सब हमारे रहेंगे, ठीक है ना, आपका इंटरनल से रिलेटेड। अनदर वैरायटी ऑफ दिस इंटरनल रिसेप्टर हेल्प अस इन मेंटेनिंग बैलेंस, जैसे बॉडी पोस्चर एंड आपका इक्विलिब्रियम एंड आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मसल्स। हमारे जब भी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, कौन कंट्रोल करेगा, मसल्स, ओवर द मसल्स के द्वारा, ठीक है। तो इसमें इंटरनल के अंदर में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें इसमें हमारा क्या क्या हुआ इंटरनल के अंदर में डियर, स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा हमारा आवर बॉडी में, प्रेजेंट इन द आवर बॉडी, इंटरनल में, अंदर में। दे आर रिस्पॉन्सिबल होगा, हमें दर्द का महसूस होगा, या भूख लगेगा, या फिर नोजिया वगैरह होगा, नोजिया वोमिटिंग कहते हैं, जो नोजिया वोमिटिंग जो होता है, चक्कर वगैरह आता है ना, वो चीजें हैं आपका नोजिया, ठीक है, जी मिचलाना, ठीक है ना, ये नोजिया कहलाता है। तो इसमें इंटरनल के अंदर में यहाँ तक लिखना है आपका नोजिया तक, बाद बाकी इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, आपका इफेक्टर आ गया। इफेक्टर में क्या, मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। Effectors are termed as the organs of responses. What is received through the sensory organ in the form of sensory input is responded through bodily reactions and motor activities carried out the through muscles and gland, particularly the hormone secreted by the ductless gland, which are responsible for most of the our behavior patterns. The underactivity of overactivity that these glands causes deficiency or excessive of hormonal secretions. These affect the entire personality makeup of the individuals. यहाँ पे क्या दिया कि फैक्टर्स मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। फर्स्ट में हमने क्या देखिएगा, इफेक्टर्स यानी कि प्रभावों को प्रतिक्रियाओं के अंग कहा जाता है। टर्म एज द ऑर्गन्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। इफेक्टर्स जो होता है, इसकी शब्द क्या है, ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पॉन्सेस, प्रभावों को प्रतिक्रियाओं के अंग कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट में आपका क्या है, what is received through the sensory organ in the form of sensory input is responded through the bodily reactions। यानी कि देखिएगा संवेदी इनपुट के रूप में संवेदी अंगों के माध्यम से जो प्राप्त होता है, वो मांसपेशियां और विशेष रूप से हार्मोन और डक्टलेस ग्रंथियों द्वारा किए गए शारीरिक प्रतिक्रियाओं और मोटर गतिविधियों के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है। यहाँ पे वही चीज दिया गया, देखिएगा डियर कि फॉर्म इज सेंसरी इनपुट इज रिस्पॉन्डेड, किसके द्वारा हो रहा है रिस्पॉन्ड, थ्रू बॉडली रिएक्शंस, हमारी बॉडी की जो रिएक्शंस होंगे, एंड मोटर एक्टिविटीज कैरिड आउट थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, यानी कि मसल्स एंड ग्लैंड के बारे में इसमें दिया गया। पार्टिकुलर हमारा हार्मोन, हार्मोन क्या होता है, सिक्रेटेड बाय द डक्टलेस ग्लैंड, किससे हो रहा है सिक्रेट आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन का ध्यान रखिएगा डियर, सिक्रेटेड बाय द डक्टलेस ग्लैंड। ये क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में कि हमारा इफेक्टर्स के अंदर में जो हमारा हार्मोन हो रहा है, जो सिक्रेट होगा, वो किस में होगा, किसके द्वारा, डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा, डक्टलेस ग्लैंड, याद रखिएगा डियर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर पैटर्न। ये किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, हमारा बिहेवियर पैटर्न्स के ऊपर। द अंडर एक्टिविटी ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स, यानी कि अंडर एंड ओवर, अंडर मतलब अंदर, ओवर मतलब ज्यादा जो हो रहा है ऊपर की ओर, ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन। ये चीज देखिएगा डियर, जो अधिकांश के लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे व्यवहार पैटर्न का, इन ग्रंथियों की अल्प सक्रियता और अति सक्रियता, है ना। अंडर और आपका क्या है यहाँ पे, अंडर एक्टिविटी और ओवर एक्टिविटी। अल्प सक्रियता और अति सक्रियता हार्मोनल स्राव की अधिकता की कमी का कारण बनती है। कौन बनता है आपका कारण, अंडर एक्टिविटी और ओवर एक्टिविटी जो होता है दिस ग्लैंड्स का कॉजेज होता है, क्या किसका कारण होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस हार्मोनल सिक्रेशन, यानी कि इसकी कमी से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में हार्मोनल की अधिक सिक्रेशन हो रही है। दिस इफेक्ट द इंटायर पर्सनालिटी मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल। इसका प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है, ठीक है। ये जो इफेक्ट हो रहा है हमारा एंटायर पर्सनालिटी, हमारे जितने भी बॉडी में पर्सनालिटी है, पूरा पर्सनालिटी के ऊपर क्या होता है, इंडिविजुअल जो भी होगा, जिनके साथ ये प्रॉब्लम होगा, सभी में क्या होगा, ये प्रभाव डालेगा, निर्माण पर पड़ता ही पड़ता है प्रभाव, ठीक है। तो ये चीजें हमारा किसमें फैक्टर के अंदर आए। फर्स्ट वन इज मसल्स है, इसके अंदर में आपका मसल्स जो हो रहा है क्या, आवर बिहेव एंड एक्टिविटी इन्वॉल्व मूवमेंट जो होंगे हमारा क्या है,
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। हमारा जो बिहेवियर रहेगा, बिहेवियर एंड एक्टिविटी इन्वॉल्व करेगा मूवमेंट जो होती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के अंदर। मसल हेल्प करेगा ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट मोटर एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई। जैसे कि देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ हमारा क्या है मसल्स है। कौन कौन सी क्वेश्चन में आ सकते हैं? स्मूथ मसल, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर प्राइमरी कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। किसके साथ में? डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये एक्सक्रीट करेगा, बाहर की ओर एग्जिट करेगा, डाइजेस्ट करेगा, पचाने का काम करेगा हमारा ब्लड सर्कुलेशन का। कौन? स्मूथ मसल्स। देयर देखिएगा कॉन्ट्रेक्शन एंड आपका रिलैक्सेशन जो होगा इसकी प्रोड्यूस कॉन्स्ट्रिक्शन से डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, thus increasing the decreasing blood pressure। यहाँ पे क्या बताया कि कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड इंक्रीजेज और डिक्रीजिंग किस करेगा? ब्लड प्रेशर करेगा, बीपी करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके अंदर में कार्डिक मसल्स क्या बता रहा है डियर? क्या स्मूथ रहेगा इन रिदमिक फैशन, बट वेन वन इज इमोशनली रहेगा, अपसेट रहेगा, देयर नॉर्मल फंक्शनिंग इज डिस्टर्ब करेगा, कॉजिंग किसकी वजह से? जब हमारा हार्ट ट्रबल करेगा। स्केलेटन में क्या है हमारा? स्टीफ रहेगा, मसल्स इनेबल द इंडिविजुअल्स परफॉर्म वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज ranging from walking to the fine psychomotor skills like tapping। यहाँ पे स्केलेटल के अंदर में क्या दिया? क्या स्टिफ्ड मसल्स एनेबल द इंडिविजुअल्स टू, हमारा अकेला में इनेबल परफॉर्म करेगा जैसे वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज, और रेंजिंग फ्रॉम वॉकिंग जैसे हम चल रहे हैं, फाइन साइकोमोटर स्किल्स लाइक जैसे कि टाइपिंग, ठीक है। ये तीनों आपका मोटर के याद रखना होगा आपको, मसल से रिलेटेड, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड आपका स्केलेटल मसल्स। एंड ग्लैंड्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें सिर्फ ग्लैंड्स में क्या है देखिएगा, इसकी रोल एंड ह्यूमन देखिएगा, रोल इन ह्यूमन बिहेवियर, आल्सो असिस्ट द डाइजेशन ऑफ फूड, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ प्रोलोंगेशन ऑफ इमोशनल स्टेट्स, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। यहाँ से देखना डियर, मेनली है आपका जैसे डक्ट ग्लैंड्स है और डक्टलेस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इसके अंदर में भी देखिएगा छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा लिखना है आपको। Duct glands release their chemical reactions through little ducts or tubes into the body cavities or तो इसमें डक्टस के अंदर में हम लोग क्या क्या देखे? 2 तरह से ग्लैंड्स के अंदर में दोनों का नाम याद रखना होगा डियर। फर्स्ट वन इज क्या? डक्ट्स ग्लैंड, सेकेंड में हमारा डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देन इसमें डक्ट्स ग्लैंड्स रिलीज करता है देयर केमिकल सिक्रेशंस थ्रू लिटिल डक्ट्स और ट्यूब्स इनटू द बॉडी कैविटीज और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। सम ऑफ द डक्ट्स ग्लैंड्स आर, कौन कौन से हैं? कुछ हमारा देखिएगा, सैलिवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स, किडनी, सेक्स ग्लैंड्स। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ही देख लीजिए डियर, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में आपको पूरा इसका डिटेल में मिलेगा। कनेक्टर्स और एडजस्ट आपका एडजस्टर हेल्प इन रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, ठीक है। ये कनेक्टर्स यानी कि दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ के रख रहा है, कोऑर्डिनेट करके रख रहा है। जैसे हम लोग फर्स्ट में क्या देखे हमारा रिसेप्टर एंड सेकेंड वन इज क्या था हमारा? रिसेप्टर के बाद क्या था? इफेक्टर्स। ये दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ कर रख रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है ना। दी एबिलिटी टू प्ले एंड देखिएगा पियानो, ड्राइव या कार और हीट इन टेनिस बॉल डिपेंड्स ऑन मसल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे एबिलिटी टू प्ले या पियानो है ना, पियानो सब लोग समझते हैं। एंड ड्राइव या कार, कार को चलाना, हीट या टेनिस बॉल डिपेंड्स ऑन द मसल की कोऑर्डिनेशन, से मसल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है सब में। इट is necessary for the body to provide messages to the muscles to coordinate. These messages are passed through a specialized cell that is called neuron। कौन सा सेल होता है ये जो सारा पास कर रहा है?